हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में डिटेल्स को समझेंगे। तो जैसा कि जीएसटी पूरा नाम इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, हिंदी में आप वस्तु और सेवा कर कहते हैं इसको। जीएसटी जो है पुराने सारे टैक्सेस को समाप्त करके वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से लगाया गया है, ठीक है, जिसमें सभी स्टेट के टैक्सेस इक्वल रहते हैं लीगल फॉर्मेट में, ठीक है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, गुड्स एंड सर्विस पे। ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इससे पहले भारत में बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पे लागू होते थे। देखिए, आप सामान का बिजनेस कर सकते हैं और सर्विसेज का बिजनेस कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं, तो उन दोनों पे जीएसटी से पहले बहुत सारी चीज़ें लगती थी। जीएसटी आने के बाद वो सारी चीज़ें हटा के सिर्फ एक टैक्स लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी से पहले बहुत सारी चीज़ें जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लॉटरी टैक्स और गैम्बलिंग के लिए एंट्री टैक्स, परचेजिंग टैक्स, लग्जरी टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस जीएसटी से पहले लगते थे और हर स्टेट का अपना अलग अलग फंडा था। तो इन सारी चीज़ों को हटा के जीएसटी इंक्लूड कर दिया गया वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से। पहले का टैक्स सिस्टम इस तरह था, कई जगह टैक्सेस लगते थे। जैसे कोई रॉ मटेरियल परचेस किया गया, उस पर भी वेट लगा, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस ने ख़रीदा, उसको प्रोडक्ट किया, फिर उसने सेल किया होलसेलर को, तो होलसेलर को सेल करते टाइम वेट लगा प्लस एक्साइज को बोलते हैं उत्पादन कर, एक्साइज लग गया, ठीक है। अब होलसेलर क्या करेगा, सामान तो रखेगा नहीं। होलसेलर ने किसको बेच दिया, रिटेलर को, छोटे बिजनेसमैन को। छोटे बिजनेसमैन को जब बेचा गया उस समय भी वैट इंक्लूड किया गया, और फिर वहाँ से जब रिटेलर उसको बेच रहा है अंतिम उपभोक्ता पे, तो फिर से वैट इंक्लूड हो रहा है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था, ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो इन सभी को हटा के वैट इंक्लूड कर दिया गया। वैट नहीं, जीएसटी इंक्लूड किया गया। तो जीएसटी की क्लासिफिकेशन में हम समझते हैं। अब देखिए लेन देन, अब देखिए भारत में आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने राज्य के अंदर भी कर सकते हैं और दूसरे राज्य में भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो जब आप अपने राज्य के अंदर बिक्री करते हैं या सामान को परचेस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में 2 टैक्स लगेंगे, जीएसटी के ही 2 टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आधा आधा। जैसे कोई टैक्स 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। पुराने वैट और सीएसटी जो था और सर्विस टैक्स था उसको हटा के ये चीज़ लागू की गई, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें साझा करते हैं टैक्स को। दूसरी जो चीज़ है वो है दूसरे स्टेट के लिए, जैसे आप यूपी के हैं, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, इन सारी चीज़ों में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय। तब अंतर्राज्यीय आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी इंक्लूड होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 12% है तो पूरा का पूरा आईजीएसटी 12% लगेगा। अब देखिए, अंतर्राज्यीय बिक्री के मामले में केवल एक प्रकार का कर होता है जिसको केंद्रीय कर बोलते हैं, यानी इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होता है, इसमें होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, टैन नंबर टैक्स अकाउंट नंबर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कभी कभी होता है, आईएन लिखा रहता है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर, और अगर एन लिखा है तो नंबर। जीएसटी जो होता है ना, 15 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। देखिए, पहले जो 2 अंक होंगे वो स्टेट कोड कहलाएंगे, अगले जो 10 अंक होंगे वो टैक्स पेयर का पैन कार्ड नंबर रहता है, अगला जो होता है वो टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है सिंगल डिजिट, और अगला जो 2 नंबर रहता है वो रैंडम नंबर रहता है। तो पूरे ये 15 अंक होते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में। अब देखिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 चीज़ों के लिए अप्लाई किया जाता है, एक सामान के लिए जैसा मैंने बताया गुड्स, और दूसरी सर्विसेज के लिए। देखिए, कौन किसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा, जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये वस्तुओं के केस में, यानी आप सामान के बिजनेस करते हैं
तो अगर आपका एक साल में आपने सेलिंग जो की है वो अमाउंट हो जाता है 40 लाख रुपए, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर आप यही चीज़ सर्विसेज के केस में देखते हैं तो 20 लाख रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होते हैं जिनके लिए ये वैल्यू कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। इसमें अगर आप सामान का लेन देन करते हैं और आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए तक का हो जाता है, ठीक है, तब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सर्विसेज के लिए ये 10 लाख रुपए की लिमिट दर्शाता है। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और आपका टर्नओवर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स और जीएसटी का छापा पड़ सकता है, जिसमें आपको समस्या हो सकती है। देखिए रेट जो चार्ट है वो 0% बहुत सारी एसेंशियल चीज़ों पे है, ठीक है, जो नॉर्मल रेगुलर चीज़ें हैं, ठीक है, आप गूगल करके उनकी लिस्ट को देख सकते हैं। अब इसमें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं। 5% देखिए शुगर्स वगैरह, स्पाइसेस, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, कोल, रेलवे, इकोनॉमी क्लास ट्रेवल्स जो है, फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, इन सब पे कितने हैं? 5%। और देखिए कुछ न कुछ जब जीएसटी में संशोधन होता है तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो एकदम आप क्लियर नहीं रहेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ न कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है कि कभी चाय का इतना है तो इस सेशन में इतना हो गया, ठीक है। अगला जो है 12, ठीक है, जो लग्जरी चीज़ें हैं 18%, उससे ज़्यादा लग्जरी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे टेलीविज़न हो गया, आईटी सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, तो उसमें 18% लगता है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे भी ओवर देन अगर 1000 रुपये है तो उस पर भी 18% लगेगा, ठीक है। जो ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें हैं उस पर 28% लग जाता है, ठीक है, जैसे हाई एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक्स एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, एसी और रेफ्रिजरेटर्स जो कि हैवी मशीनरी है उस पर कितना लग जाएगा? 28%। टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स पे कितना लग जाएगा? 28%, ठीक है। होटल्स का बिलिंग जो है वो अगर 7500 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 28% लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। कुछ स्पेशल रेट भी है, ठीक है, जैसे गोल्ड पे 3% है, ठीक है। तो ये रेट लिस्ट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो उसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए कुछ नए नियम है जीएसटी के तहत जिनको फॉलो करना होता है। ई वे बिल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल 1 अप्रैल 2018 को सामान के अंतर्राज्यीय आवाजाही पे चालू किया गया, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक तरह से ये ई वे बिल जनरेट हो जाता है तो चेक पोस्ट पे आपका गाड़ी नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है, या चोरी करने में जो लोगों को आसानी हो जाती थी कि इतने का इनवाइस है, इतना सामान ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। और ई वे बिल का जो रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको वो जीएसटी के साथ ही मिलता है, यानी जीएसटी आप पोर्टल पे जाके ई वे बिल ओपन करके उसको तैयार कर सकते हैं। तो जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो ई वे बिल भी तैयार नहीं कर सकता। अगला है ई इनवाइसिंग। ई इनवाइसिंग जो है वो जिनका ज़्यादा टर्नओवर है उनके लिए लागू होता है। 17-18 में ये लिमिट 500 करोड़ थी, ठीक है, 21 में ये 100 करोड़ कर दी गई और धीरे धीरे ये चेंज होता रहता है। तो ई इनवाइसिंग जो है, ई इनवाइसिंग में प्रॉफिट ये रहता है कि ये जीएसटीएन पोर्टल पे ऑनलाइन इनवाइस रहता है जिसमें एक क्यूआर कोड रहता है और इससे आपका जीएसटी ऑनलाइन भरने में भी आसानी होती है, ठीक है, प्लस ई वे बिल जनरेट करने में आसानी होती है, ठीक है। ई इनवाइस का फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये टैक्स इनवाइस जो है ये ई इनवाइस है। ई इनवाइस में ऐसा क्यूआर बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे सामान जीएसटी की डिटेल्स रहती है यहाँ पे, और ये ई वे बिल का डिटेल्स है। ई वे बिल में होता क्या है कि ई वे बिल में किसने सामान खरीदा, क्या खरीदा और सामान जा कहाँ रहा है, ठीक है, यानी खरीदने वाले, बेचने वाले और सामान की ये पूरी डिटेल्स रहती है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, किस मोड से जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन सा है, इसकी सारी डिटेल्स रहती है। देखिए जीएसटी के साथ 2 महत्वपूर्ण कोड आते हैं जिसको हम पहला HSN कोड मानते हैं, ठीक है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और दूसरा जो है SAC कोड। देखिए HSN कोड जो है वो यूज़ होता है सामान के लिए, यानी गुड्स के लिए, वस्तुओं के लिए, और SAC कोड जो है वो यूज़ होता है सर्विसेज के लिए, यानी सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है तो उसके लिए SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज़ होगा, और अगर सामान का लेन देन हो रहा है तो उसके लिए HSN कोड यूज़ होता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए जीएसटी पंजीकरण कैसे करते हैं। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे आपको जाना हो, फॉर्म ए भरना है आपको, जिसमें मोबाइल नंबर, ठीक है, पैन कार्ड नंबर और ईमेल भरेंगे। वहाँ से जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको फ़ोन या ईमेल पे ओटीपी आएगा, ठीक है। जब ओटीपी आ जाएगा आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जब रेफरेंस नंबर मिल जाएगा तब आप फॉर्म बी भरेंगे, ठीक है। रेफरेंस नंबर की सहायता से फॉर्म बी भरेंगे। जब फॉर्म भी कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है, तो उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। इसके बाद जीएसटी अधिकारी क्या करेगा, आपके सामान का आपके एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करेगा कि आपने लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड किए या नहीं किए, जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या होता है, 3 कार्य दिवस के अंदर यानी 3 डेज़ के अंदर ही जीएसटी का जो अधिकारी है, ठीक है, वो आपके आवेदन को मंजूरी दे देगा, ठीक है, या अधिक जानकारी मांगी जाएगी आपसे। अगर मंजूरी नहीं दी गई तो क्या होगा, अधिक जानकारी मांगी जाएगी, जो कि 3 में पूछेगा। अब 7 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 4 में अपना दस्तावेज या अधिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जीएसटी अधिकारी आवेदन को, अब देखिए यहाँ पे जब आप डिटेल्स को भर देंगे, यानी जो अधिक दस्तावेज मांगा गया है उसको आपने 7 दिन के अंदर भर दिया, तब क्या होगा कि जीएसटी का अधिकारी उसको मंजूरी दे देगा। यानी जो आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके आधार पे जीएसटी के अधिकारी ने उस आवेदन को मंजूरी दे दी। अगर आवेदन को मंजूरी नहीं दिया तो क्या कर देगा, खारिज कर देगा। अगर मंजूरी दे देता है तो 7 दिन के अंदर आपको 15 अंकों का जीएसटी नंबर मिल जाएगा, और अगर खारिज कर देगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 5 में सूचित कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का। देखिए जब हम सामान का लेन देन कर लेंगे, यानी सामान खरीद लेंगे, बेच लेंगे, तो जीएसटी हमें जमा करना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। तो हमने जब सामान खरीदा था तो हमने जीएसटी दिया था, इसको बोलते हैं इनवर्ड जीएसटी। और जब सामान बेच रहे थे उस समय हमने जीएसटी लिया था, इसको बोलते हैं आउटवर्ड जीएसटी। यानी सामान बेचने को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई और ख़रीदने को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो जीएसटीआर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न जो होता है उसमें पहली चीज़ आती है जीएसटीआर1 आउटवर्ड सप्लाइड, यानी हमने जो सामान बेचा है उसके लिए हम पैसा जमा करेंगे गवर्नमेंट को। तो मंथली भरने वालों के लिए जो तिथि होती है वो 11 तारीख होती है लास्ट, ठीक है। और तिमाही यानी क्वार्टर जो भरते हैं, ठीक है, उनके लिए जैसे जनवरी से मार्च का भरना है तो मार्च का लास्ट डेट यूज़ होगा, ठीक है। और वार्षिक भरने वालों के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट होता है। देखिए मासिक भरने वालों के लिए 11th उसी महीने में नहीं भरा जाता, अगले नेक्स्ट महीने में भरा जाता है। जैसे जनवरी में आपने सामान बेचा तो उसका फरवरी यानी 11 फरवरी तक भरा जाएगा। इस तरीके से जीएसटीआर2 जो है इनवर्ड सप्लाईज़ के लिए ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल पे शो करता है, यानी इसको भरना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने भर दिया तो किसी दूसरे के जीएसटी पोर्टल पे शो करेगा, वैसे ही जहाँ से हमने सामान खरीदा है वो अप्लाई कर देगा R1 तो हमको शो करने लगेगा। अगला है जीएसटीआर3B। 3B जो होता है वो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों को मैनेज करके भरा जाता है। तो जो मंथली भरते हैं उनके लिए लास्ट डेट होती है 20, तिमाही जो भर रहे हैं उनके लिए वही फॉर्मेट है कि जनवरी से मार्च का भरना है तो मार्च का लास्ट डेट यूज़ होगा। और ये डेट जो है ये जीएसटी पोर्टल पे शो करते रहते हैं, यानी डेट आगे पीछे भी होता रहता है, ठीक है। जीएसटी 4 जो है वो वार्षिक तौर पर जीएसटी रिटर्न को दर्शाता है, यानी साल में एक बार जो भरते हैं जीएसटी उनको जीएसटीआर4 भरना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई जानकारी लेके आएंगे। थैंक यू।